वहां स्वरूप की हालत और बिगड़ रही थी। उसे अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माहिर को कोई हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं दे रहा था। स्वरूप के पास दूसरे किसी हॉस्पिटल तक जाने का समय नहीं बचा था। स्वरूप कांप रहा था। उसके अंदर मानो अब भी उम्मीद थी। वो माहिर से कांपती आवाज में बोला, किस बात का गुरूर है इन लोगों को? शुक्र है यह रुतबा, यह इज्जत भगवान के घर नहीं होती। वहां सब बराबर होते हैं। मुझे भी वहां कोई बेइज्जत नहीं करेगा। माहिर बहुत रोया और हॉस्पिटल की तरफ देखकर चिल्लाया, अरे बदनाम उसके पिता थे, वो नहीं। क्यों बेचारे को सजा दे रहे हो? वो जीना चाहता है, क्यों उसे मार रहे हो? स्वरूप अब अपनी होश से बाहर हो चुका था। उसने आंखें बंद की और वह भूल गया कि वह अपने दोस्त की बाहों में था। स्वरूप मन ही मन में अपने माता पिता को याद करने लगा। उनकी वह डांट, वह प्यार, वह खुशी के पल। वह बोला, काश मेरे पास भी वह सब होता जिसके लिए मैं इतना तरसा था। स्वरूप का दिमाग थम सा गया और हॉस्पिटल से भागकर एक जवान सा डॉक्टर बाहर आया और बोला, आप लाइए पेशेंट को, मैं उनका इलाज करता हूं। माहिर खुश हुआ और उसने स्वरूप की तरफ देखा और बोला, उठ स्वरूप, डॉक्टर आ गए, अब तू बच जाएगा। मगर स्वरूप की सांसें अब रुक चुकी थीं। वह जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और माहिर की बाहों में बस अब एक बिना सांसों का शरीर था। माहिर रुक सा गया और फिर रोते हुए उसने स्वरूप को खूब पुकारा, पर अब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। माहिर बहुत रोया और उसने हॉस्पिटल वालों को खूब कोसा। माहिर स्वरूप के शरीर को अपनी बाहों में लेकर खूब रोया और उसने स्वरूप की अंतिम रस्में भी की। दूसरी ओर जब अगले दिन संजना को स्वरूप की मौत का पता लगा, तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। संजना का जहान मानो बिखर सा गया और उसने एक बिना आत्मा के शरीर की तरह बाजवा साहब के बेटे सरताज से शादी कर ली। विक्रम अपनी जिद में जीत गया, मगर संजना अंदर ही अंदर मर चुकी थी। 7 साल के इंतजार के बाद रौनक और राधिका के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। रौनक और राधिका अब्रॉड में रहते थे। उनके पास दौलत तो ज्यादा नहीं थी, पर वह एक बच्चे के लिए खूब तरसे थे। रौनक एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और उसने अपना खुद का भी स्टार्टअप शुरू किया हुआ था। रौनक सारा दिन बिजी रहता था और जब उसे राधिका के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली, तो उसकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। रौनक राधिका को गले लगाकर बोला, तुम देखना राधिका, मैं अपने बच्चे के लिए दुनिया का बेस्ट पिता बनूंगा। मैं अपने बच्चे को कभी को दिक्कत नहीं आने दूंगा। राधिका मुस्कुराई और बोली, हाँ बिल्कुल बेस्ट बनना। 9 महीने के इंतजार के बाद रौनक के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका प्यारा सा चेहरा और वह उसके रोने की पहली आवाज ने रौनक को भी रुला दिया। रौनक ने पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में पकड़ा, उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई और खुद भी खूब रोया। रौनक ने अपने बेटे का नाम अद्विक रखा और उसे अपने दिल का टुकड़ा बनाकर रखा। राधिका और रौनक ने अद्विक का खूब शौक किया, उसकी हर इच्छा पूरी की। न जाने कैसे, पर अपने बेटे के जन्म के बाद रौनक का सालों से बंद पड़ा कारोबार चलने लगा, जिसे वो बेचने का इरादा बना चुका था। यूं तो रौनक ज्यादा अमीर नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। अद्विक के 5 साल के होने तक रौनक काफी अमीर हो चुका था। उसने अपने बेटे के बर्थडे की बड़ी पार्टी दी और उसे उसकी मनपसंद की हर चीज दिलवाई। 6 साल की उम्र में अद्विक के छोटे भाई अहम का जन्म हुआ। अहम अद्विक जितना प्यारा तो नहीं था, मगर वो अपनी माँ का लाडला था। अद्विक अपने पिता के लिए उनका सब कुछ था। रौनक अद्विक को अपनी आंखों से कभी दूर नहीं करता था। दोनों बाप बेटे में खूब प्यार था। 28 साल का होने पर अद्विक एक बेहद हैंडसम, नटखट और अमीर घर का बेटा बन चुका था। अब रौनक का कारोबार दुनिया भर में फेमस था। अद्विक के पास खूब दौलत, रुतबा और इज्जत थी, जिसके लिए वो कभी इतना तरसा था, इस बात का उसे एहसास भी नहीं था। अद्विक बेहद शैतान और मस्तीखोर था। रौनक के लाड़ प्यार की वजह से अद्विक ने कभी कोई टेंशन ली ही नहीं थी। सारे घर में अद्विक की ही चलती थी। उसे कोई रोक टोक नहीं थी। अद्विक अपने घर में खूब मस्ती करता, कभी अपनी माँ, कभी पापा, कभी अपने भाई को छेड़ता। अहम अपनी माँ की तरह शांत था, सीरियस टाइप का इंसान था। वो छोटा भाई होकर भी अद्विक को
हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करता था। हर जगह उसका ध्यान खुद से ज्यादा रखता था। अहम की बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी औद्विक ने करवाई। बर्थडे पार्टी पर औद्विक ने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज अपने भाई को गिफ्ट की। पार्टी खूब बड़ी थी। पूरा गाना बजाना हुआ और केक काटते वक्त मजाक में औद्विक की नाक पर प्यार से केक लगाया और बोला, आज मेरा छुटकू बड़ा हो गया है ना, अब अपना ध्यान रख लेगा ना। अहम मुस्कुराया और प्यार से अद्विक का चेहरा छूकर बोला, मैं खुद का ध्यान रखूंगा तो तेरा ध्यान कौन रखेगा मेरे बड़कू। दोनों भाई हंसे और रौनक अपने दोनों बेटों के बीच के प्यार को देखकर खुश हुआ। एक दिन राधिका रौनक के पास रात को बैठकर बोली, इतना प्यार करते हैं सब अद्विक को, कभी कभी मुझे ही जेलसी हो जाती है। रौनक हंसा और बोला, क्या करें, वो है ही इतना प्यारा और मस्तीखोर, किसी को भी हंसा देता है। मैं तो बस उसकी और अहम की खुशी की दुआ करता हूं। राधिका फिर बोली, तुम्हें अद्विक से इतना लगाव क्यों है भला। रौनक बोला, पता नहीं क्यों, पर जब से वो पैदा हुआ हमारा घर खुशियों से भर गया। इतना पैसा, इतनी संतुष्टि पहले ना थी। अब ऐसा लगता है मानो अपने अदू के बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा। राधिका मुस्कुराई और चुप रही। 3 दिन बाद रौनक ने सारे परिवार को बताया कि वो इंडिया जाने वाले थे, किसी जरूरी काम से। परिवार में सब एक्साइटेड हो गए और ट्रिप की तैयारी शुरू हो गई। किस्मत का खेल भी अजीब था। रौनक और उसका परिवार उसी शहर में जाने वाले थे जहां स्वरूप रहता था। एक हफ्ते बाद सारा चौहान परिवार इंडिया पहुंचा। उन्होंने एक खूबसूरत विला बुक करवाया। उस जमीन पे पैर रखते ही अद्विक के हाथ कांपने लगे, मानो बिना जाने भी कोई अजीब सा एहसास उसे महसूस हो रहा था। अद्विक की पूरी आओ भगत की गई। कई नौकर, सिक्योरिटी गार्ड्स एयरपोर्ट पर चौहान परिवार को लेने आई। अद्विक एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा। पता नहीं क्यों उसे अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। अद्विक गाड़ी में बैठे उसी शहर को दोबारा देख रहा था। सब अपना अपना सा लग रहा था, अजीब लग रहा था। वो बड़ी सी गाड़ी उसी बिल्डिंग के पास रुकी, मगर इस बार वो शान शौकत अद्विक की थी। वही पेंट कोट पहने अद्विक उस गाड़ी से उतरा। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर ले जाने लगे। उसके माता पिता उसके साथ थे। अद्विक एकदम से ठहर गया और उस बिल्डिंग के सामने वाले कोने को अजीब तरीके से निहारने लगा, मानो वह उस कोने से वाकिफ था। उस दर्द से उसकी दोस्ती थी। रौनक ने पीछे से अद्विक का हाथ पकड़ा और बोला, बच्चे यहाँ क्यों रुक गए, आओ अंदर चलें। औद्विक अपने पिता की मानकर अंदर उस बिल्डिंग में गया, जो अब अंदर से बिल्कुल खाली और पूरी तरह बदल चुकी थी। अंदर सिर्फ रौनक को एक आदमी दिखा, जिसे देखकर वह बोला, आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलना था। मेरे पिताजी बहुत साल पहले इसी कंपनी में काम करते थे। मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। वो आदमी खड़ा होकर बोला, सर, वो तो मुश्किल होगा। असल में अब यहाँ कोई नहीं आता। ये कंपनी बंद हो चुकी है। एक बड़े एक्सीडेंट में ये कंपनी बर्बाद हो गई थी। बहुत लोगों की मौत हो गई यहाँ। तब से ये कंपनी बंद हो गई। आप ऐसा कीजिए, जो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बचे थे, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लीजिए, अगर आपको मिल जाए। रौनक बहुत हैरान हुआ और बोला, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बर्बाद हो गई। वो आदमी थोड़ा रुक कर बोला, पता नहीं सर, मुझे ज्यादा नहीं पता। रौनक थोड़े गुस्से में आ गया और विला पहुंचकर हमसे बोला, ये भला क्या तरीका हुआ, ऐसे हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, अब क्या करेंगे हम। अहम अपने पिता से बोला, पापा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ज्यादा रह लेंगे, क्या ही हो जाएगा। रौनक गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अद्विक चुप सा हो गया था। अद्विक की हंसी उस शहर में आते ही जैसे गायब सी हो गई थी। अद्विक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा था। वो कंफ्यूज था, उसे बुरा लग रहा था। शाम की चाय के वक्त अहम अद्विक के कमरे में आकर बोला, अदु, पापा को पता है कितना गुस्सा आ रहा है। मैंने उनको इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। तुझे नहीं लगता पापा को इस शहर से चिढ़ है। अद्विक चुप रहा और अहम ने उसे हिलाया और बोला, तू सुन रहा है। अद्विक अहम को देखकर बोला, हम यहाँ पहले भी आए हैं क्या। अहम हैरान सा हो गया।
अद्विक पहली बार इतना कंफ्यूज्ड सा था। वो बोला, "नहीं तो, हम तो इंडिया पहली बार आए हैं अदू, हम तो पैदा भी अब्रॉड में ही हुए थे।" अद्विक कंफ्यूज्ड ही रहा और कुछ ना बोला। रात के समय अद्विक को नींद नहीं आई और वह सारी रात काँपता रहा। ना जाने बार-बार एक ठंडी हवा अद्विक के पास से गुज़रकर उसे डरा रही थी। अगले दिन रौनक और अहम मिस्टर तनेजा के घर गए, उनसे बात करने, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा थे। मिस्टर तनेजा के घर उनकी मुलाकात उनकी बीवी और एक लौते बेटे अजय से हुई। रौनक ने अजय से डॉक्यूमेंट्स की बात की, तो वह रोने लगा। अजय भावुक होकर बोला, "क्या बताऊँ, उस रात वो न्यू ईयर पार्टी थी। कंपनी की बिल्डिंग में ऐसी भयंकर आग लगी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ कितने लोग भी मारे गए। पापा को खोने के बाद हम इस कदर गरीब हुए कि सब बेचकर अब हमारा खाना भी मुश्किल से पूरा होता है। वो रात डरावनी थी, सबसे डरावनी थी। लोग कहते हैं, उसी मासूम लड़के की बददुआ लगी इस शहर को। कहाँ इतनी रौनक होती थी यहाँ, और अब बस सब शांत हो चुका है। काश उस लड़के के साथ पापा ने इतना बुरा सलूक ना किया होता।" रौनक हैरान था और उसे अजय से भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। रात के वक़्त घर पहुंचकर रौनक को राधिका ने बताया कि अद्विक को तेज बुखार था। उसे सारी रात ठंड लगती रही थी। रौनक डर गया और उसने अद्विक को देखा और उसका माथा चूम कर बोला, "क्या हुआ मेरे बच्चे? तू ठीक है?" अद्विक थोड़ा बेहोश सा था। उसका शरीर काँप रहा था। उसे ठंड लग रही थी। वह धीमी सी आवाज़ में बोला, "पता नहीं पापा, यहाँ अजीब लग रहा है। मुझे यहाँ डर लग रहा है।" रौनक घबरा कर बोला, "तू डर मत बच्चे। तेरे चेहरे से तो खुशी कभी गायब नहीं होती थी। तू ऐसा कर, वापस घर चला जा अपनी माँ के साथ। मैं और अहम यहाँ सब देख लेंगे। डर मत बच्चे, पापा है ना तेरे पास।" अद्विक मुस्कुराया और उसने अपने पिता को गले लगाया। सारी रात रौनक अद्विक को अपनी गोद में लेकर सुलाता रहा। बार-बार उसे शांत करता रहा। सुबह जाकर अद्विक का बुखार उतरा और सुबह रौनक अद्विक के कमरे से बाहर आया। वह घबराया हुआ था और वह रोते हुए राधिका से बोला, "मुझे पता होता मेरा बच्चा इतना बीमार हो जाएगा तो मैं अपने अदू को कभी इंडिया नहीं लाता। अब फ्लाइट्स की टिकट्स भी बुक नहीं हो रही। अगले हफ्ते तक इस शहर में मौसम खराब है। समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों ही आया?" राधिका ने रौनक को शांत किया और बोली, "चिंता मत करो। रौनक अब अद्विक बड़ा हो गया है। जल्दी ठीक हो जाएगा।" रौनक फिर बोला, "तुम्हारे लिए वो बड़ा होगा। मेरे लिए तो वही अदू है जिसको पहली बार मैंने अपनी गोद में पकड़ा था। मैं उसे कोई दिक्कत नहीं होने दे सकता।" राधिका ने रौनक को गले लगाकर उसे शांत किया।